नमस्कार दोस्तों, जनरल नाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग घटना चक्र का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वीडियो देख रहे थे। इसमें सल्तनत काल का खिलजी वंश आज से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका जो वर्णन है स्टार्टिंग का वो देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। 1290। इसके पहले क्या चल रहा था? गुलाम वंश चल रहा था। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। ठीक है, तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन खिलजी ने। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकुबाबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। ठीक है, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, उसने अपने आप को यामिन उन खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिन बताया। क्या बताया उसने? यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिन, अर्थात क्या हुआ कि वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो कौन इसका सेनापति जो था जो मंगोलों के विरुद्ध मारा गया? तो वो जफर खां था। ठीक है, अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था जफर खां। ठीक है, पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। ये बड़ी फेमस है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो लिखी गई काव्य पुस्तक है, उसी पर ये बताया गया है। तो पद्मिनी की कहानी का जो आधार है वो क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। तो विद्रोहों को समाप्त करने के लिए इसने क्या किया था? 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहले में इसने क्या किया? उपहार, पेंशन, दान से प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई। उपहार, पेंशन, दान से प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों के सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दे दिया। मतलब कर शुल्क इन्होंने बढ़ा दिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? दूसरे अध्यादेश में इसने क्या किया? एक गुप्तचर विभाग का संगठन किया। दूसरे अध्यादेश में क्या किया? गुप्तचर विभाग का संगठन किया। ठीक है, और तीसरे अध्यादेश में क्या किया? मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि का प्रयोग और जुआ खेलने पर रोक लगा दी। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों व अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, कुल मिला के जो ज़्यादा खर्च वाली चीज़ें थी उनमें तो किया ही है, साथ में एक गुप्तचर विभाग का संगठन किया। ठीक है, कर लगाया, जुआ खेलने और शराब पीने इन सब पर रोक लगा दी और सरदार, अमीर और दावत और विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। आक्रमण से देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी और 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी।
रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ, उसने आत्मसमर्पण किया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य भेज दिया गया। 1312 में मलिक कफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया। मतलब इसके पहले रामचंद्र देव के खिलाफ तो किया ही था, फिर उसके बाद उसके पुत्र जो था शंकर देव, उसके खिलाफ भी उसने नेतृत्व किया। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अब जो मलिक कफूर था इसका सेनापति, इसे 1000 दिनारी कहा जाता था और इसे कब प्राप्त किया था? गुजरात विजय के दौरान इसने 1000 दिनार में इसे खरीदा था। ठीक है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। तो क्या किया था ना, पहली बार इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम चौधरी से लगान वसूलने का करने का अधिकार छीन लिया। मतलब पहले कौन लगान अधिकारी थे? खुद थे, मुकद्दम थे और चौधरी थे, लेकिन इनसे उनका अधिकार छीन लिया और उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद मतलब जमींदार बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। ठीक है। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन या वक्फ मतलब धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। क्या किया इसने? जो मिल्क थी, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम और पेंशन, वक्फ थी, ये सब इसने व्यक्तियों से छीन ली। तो खालसा भूमि जो मतलब गवर्नमेंट की भूमि होती थी, राज्य की भूमि, वो अधिक पैमाने पर विकसित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का कितना 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। उपज का 50%। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। ठीक है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण नीति लागू की। कौन सी नीति लागू की इसने? बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कफूर को सहना और बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। क्या किया इसने? मलिक कबूल को सहना और बाजार का अधीक्षक। वरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं विद्रोह के विचार का ना पनप देना बताया। मतलब वर्णी के अनुसार क्या था, क्यों इसने बाजार सुधार किए? ये मंगोलों के विरुद्ध विशाल एक सेना तैयार करना बताया इसने कि अलाउद्दीन मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना चाहता था। और सेकंड इसका उद्देश्य था कि हिंदुओं में विद्रोह के विचार ना पनप देना। ये वर्णी की सोच थी। ठीक है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घरी कर और चराई कर। ठीक है। घरी कर जो था वो क्या था? जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर जो कि दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। तो ये सीमा निर्धारण भी आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या थी? रावी नदी थी सीमा निर्धारण सल्तनत और मंगोलों के बीच। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय सिर मुगल के नेतृत्व में 1325 मुगल सेना ने सिंधु को अवश्य पार कर लिया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक शादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इमाम, खिलाफत उल लह आदि उपाधियां धारण की, जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, खुद ही से खलीफा घोषित कर लिया। अल इमाम और खिलाफत उल हल की उपाधियां भी इसने खुद ही धारण कर ली। नसरुद्दीन खुशवर शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 हिंदू में परिवर्तित मुसलमान था।
हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, पैगंबर का सेनापति की उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी, जो नया धर्म चलाना चाहता था। दो इच्छाएं थी इसका, एक नया धर्म चलाना और एक विश्व विजय प्राप्त करना सिकंदर के समान। तो ये अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। उसे अपने सिक्कों पर अंकित करा हुआ संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्रों कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना एक विचार त्याग दिया नवीन धर्म चलाने का। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसकी? जफर खां की हुई थी। ये बहुत ही योग्य सेनापति था इसका। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह थे। ठीक है, क्या था इसमें? पद्मिनी कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान रानी सैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैवा से की थी। संभवतः इसी का आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो हाँ, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि और भी देवगिरी वारंगल प्रत्येक का देखें तो वहाँ से धन लूट के आ गया था। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। देखिए, देवगिरी भी जो दक्षिण का इसका अभियान था, इसमें भी उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। उसके बाद जब ये जीत गया तो राणा रतन सिंह ये कौन थे? रामचंद्र देव को विवश किया कि आप प्रत्येक वर्ष हमारे पास कर भेजेंगे। ठीक है, कुछ मतलब कुछ कर था, कुछ कर की राशि जो की गई थी तय, वो भेजेंगे। लेकिन हालांकि इन्होंने कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद नहीं भेजा, तो इससे जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने फिर से इस पर आक्रमण कर दिया देवगिरी पर। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उस आत्मसमर्पण कर दिया। सुमेलित करना है, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। तो चित्तौड़ के कौन थे? राणा रतन सिंह थे। गुजरात के कौन थे? गुजरात के थे राजा राय रामचंद्र हैं। और रणथंभौर के कौन होंगे? हमीर देव होंगे। और क्या बचा? गुजरात के थे कर्णदेव। तो क्या हो जाएगा? ए का 3। ठीक है, तो इसी से आ गया डी आ गया। तो नेक्स्ट दे रखा है, मानचित्र पर सैन्य अभियान किसने किया था? ये इस टाइप का जो सैन्य अभियान था, ये अलाउद्दीन खिलजी का ही था और मलिक कफूर ने किया था ये मदुरई तक। ठीक है,
मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने जितनी भी दान की हुई भूमि है, जितनी भी ऐसी भूमि को दी गई थी, सब अपनी जब्त कर ली थी और बंद कर दिया था इनको, दान को। अलाउद्दीन की राजस्व लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क या वक्फ आदि के रूप में मिली थी। अतः फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का भी ऑप्शन दिया तो वो भी आ जाएगा। क्या था इसमें? अलाउद्दीन खिलजी ने उपज कर 50% भूमि कर के रूप में, जिसे खराज कहते हैं, निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि के वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। उसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने दो नवीन कर, मकान कर मतलब घरी कर और चराई कर लगाए थे। इसके पश्चात मलिक मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि पर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी था ही, और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों हैं इसमें फिर से। कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का हाफ राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश और प्रति विश्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब के में अनुमान के आधार पर उपज का आधार भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया। किसानों ने विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस भी ले लिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, विचार कीजिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। फर्स्ट है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। तो सेकंड है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। थर्ड है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी, हो जाएगा 1 और 3 सही है। ठीक है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत पर लागू नहीं किया था। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तकराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो और कारण क्या है? वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो मूल्य नियंत्रण लागू किए, ठीक है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है इसका। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है। तो क्या है? अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना और बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों, पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव और बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। वर्णित बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगेलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में विद्रोह के विचार ना पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने में इनका कोई संबंध नहीं था। अतः कथन सही किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने।
निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने एक में मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी और उसे नगद वेतन देता था। ये ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। वर्णी के अनुसार यदि उसकी उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करके सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके। इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। बाजार नियंत्रण प्रथा प्रणाली लागू की थी तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या बहुत सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। नेक्स्ट, निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान तो ये किसने लगाया था? अलाउद्दीन लगाया था। घरी कर मतलब मकान कर, और घरों और झोपड़ियों पर लगाता था, चराई कर दुधारू पशुओं पर। नेक्स्ट है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगलों के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सुल्तान और मंगलों के बीच रावी नदी थी। 1306 में कवक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक कफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक लिया गया और रावी नदी मंगोलों और खिजली साम्राज्य की सीमा बन गई। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु समीपवर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के आक्रमण मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की। सही सुमेलित नहीं है बताना है। देवगिरी, वारंगल, होयसाल, मदुरा। तो देवगिरी के तो रामचंद्र देव थे, मदुरई के वीर पांड्या थे, और वारंगल के कौन थे? अच्छा, सुमेलित नहीं है तो वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे। वारंगल के कौन थे? कोई और था। रामचंद्र देव देवगिरी के थे और शंकर देव भी देवगिरी थे, दोनों थे। ठीक है। होयसाल के वीर बल्लाल थे, मदुरई के वीर पांड्या थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासक था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक खिलजी था, इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और अल इमाम खिलाफत उल हल की उपाधि धारण की। ठीक है। तो ये हम लोगों का खिलजी वंश हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और भी वीडियो देखने हैं तो आप जा सकते हैं। और भी हम लोगों ने नेट के और हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर के बना रखे हैं। पीजीटी टीजीटी के लिए भी कुछ बनाए हुए हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।